Hello students, welcome back to my channel Tulis Biology. So here I am again with a new video on NEET 2024. Okay, so I am going to giving certain videos on the NEET 2024. If you will follow this, I'm sure that you are going to crack NEET 2024 exam. But before going into the video, I would like to tell you, request all of you that please subscribe to my channel Tulis Biology. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट लाइक ठोक दीजिए. ऑब्वियसली वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके. ओके, so now let's get into the chapter or get into the topic of NEET 2024. Those who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it. How many times do I have to tell you? Please do subscribe it so that my channel can grow. And obviously अगर videos पसंद आते हैं तो फिर like करना मत भूलिएगा मेरे बच्चों, और उसको please अपने दोस्तों के साथ share भी करना मत भूलिएगा. ठीक है, तो चलिए चलते हमारे टॉपिक में. नीट 2024 का जो फर्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो है क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे. ठीक है, सो लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ दैट इज वी आर doing right now, doing our own work, doing everything according to the process or according to the rhythm rules. We are doing it, the chemical reactions taking inside our body, we are performing the functions as per required. So this is actually life. इसको हम कहते हैं लाइफ, पर यह है नहीं लाइफ. ओके, सो क्या है लाइफ और कौन से टॉपिक पे हम आज फोकस करने वाले हैं? ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है. दिस अ स्मॉल चैप्टर, सो आई डोंट थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट मच लेंदी, which is going to be lengthy on the other chapters as well. पर ये उतना बड़ा नहीं होगा, इतना लेंदी नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है. दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, समझ लीजिए बच्चों, ये है कि इंट्रोडक्टरी क्लास. ओके, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. एनसीईआरटी के अगर हम लोग फॉलो करेंगे नीट के हिसाब से, तो वी मस्ट फॉलो एनसीईआरटी. सो अगर उसको फॉलो करेंगे तो फिर फर्स्ट चैप्टर आता है क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड, उसी के बारे में देखेंगे. चलिए फिर टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करके लिविंग वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है लाइफ का डेफिनेशन. What is the definition of life? Obviously living world मतलब what is living world? Living world means this entire world, whatever we are seeing. Okay, it is composed of both biotic and abiotic components. Biotic मतलब जो living है, okay, और abiotic मतलब non living है. ठीक है, now this environment, this total environment in which we are living, it is made up of biotic and abiotic components. It is making the environment, these two biotic and abiotic components, both of them are equally making the environment. लेकिन what is life? Living world क्या है? Living world मतलब the world where the living organisms are are occupying the space और दे आर लिविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन क्या उसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही रहेंगे? नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे. देयर विल बी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग है ना, हमारे एक लाइफ है, लाइफ स्पैन है. लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके डेथ तक, दैट इज बर्थ से लेके डेथ तक ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन. दिस इज टर्म्ड एज लाइफ स्पैन. नाउ व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या कहेंगे हम लोग? क्या है ये लाइफ? व्हाट इज इट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं. It is being organized in a complex way, these molecules, that expresses itself through chemical reactions. It is called life. Now see, we are what? We are living organisms. We are made up of what? We are made up of cells. Now if we'll go on deeper, that what are cells made up of? The cells are made up of certain molecules which we term it as the biomolecules.
बायोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि the molecules which are found in the cells, okay, so the cells are made up of biomolecules. So see, our cell, it is a organization, or we can see it's a complex organization of molecules, okay, different molecules. Now they are not only being organized, but they are also running or performing certain chemical reactions. हमारे बॉडी में कुछ chemical reactions भी perform कर रहे हैं ये molecules, वरना क्यों होते? अगर किसी का कोई फंक्शन नहीं है तो फिर इतना समझ लेना कि कोई बिना फंक्शन के इस दुनिया में नहीं रहता। ताकि तुम हो, हम है, कुत्ता, एक बिल्ली, कुछ भी हो, हर किसी का एक डेफिनेट फंक्शंस है। एग्जैक्टली मेरे बच्चों, हर किसी का एक डेफिनेट फंक्शंस है, तभी वो इस दुनिया में है। Similarly, these molecules, if they are present in our body, in our cells, that means they have to perform certain functions. What functions they will perform? They will perform certain chemical reactions. हमारे बॉडी में कुछ chemical reactions करेंगे वो लोग, और वो chemical reactions के जरिए क्या होगा? क्या होगा हमारे बॉडी में? उसने तो वो तो molecules तो obviously है. These molecules are obviously organized in our cell and they are performing certain chemical reactions also. Now उस reaction को अगर perform कर लिया तो फिर क्या होगा उस reaction के जरिए? See, those reactions will ultimately lead to these processes. क्या क्या processes है? Growth, development, awareness और sensitivity, reproduction, adaptation. बच्चे इस जो भी मैंने लिखा है इसको नोट्स बना लीजिएगा। पहले वाले में मैं बोलने के लिए भूल गई कि वो जो लाइफ का जो डेफिनेशन दैट आई हैव गिवन, यू शुड हैव either take a screenshot of it or make a notes out of it, okay, otherwise you will completely get lost into this thing, okay. एक के बाद एक मैं बोलती जाऊंगी, आप लोगों के मतलब आप लोग समझेंगे शायद, लेकिन अगर if you are not writing these things up, then obviously बाद में क्या होगा? बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग के साथ। आपने क्या समझा, क्या याद रखा, क्या याद नहीं रखा, बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगा। इसलिए उस खिचड़ी को पकने मत दीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है ना? बिल्कुल भी पकने मत दीजिएगा। और इसलिए आप लोगों को ये वाला नोट डाउन करना है। आइदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई भी जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल हो आप। तो देखिए, those chemical reactions which are done by the molecules which are present in our cell, उस chemical reactions का results क्या हो रहा है? पहला है growth, दूसरा है development, तीसरा है awareness यानी कि sensitivity, चौथा है reproduction, and the fifth one and the last one is the adaptation. Okay, now these things are performed by the living characteristics, I mean living organisms, sorry living organisms, ठीक है? एक दो गलती तो सबसे हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है कभी कभी, तो ठीक है। now these functions or these characteristics or these things are performed by the living organisms, okay. Now on the basis of these characteristics we have differentiated the living and the non living world. इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेसिस में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे ये एक लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि दोज ग्रोथ, डेवलपमेंट, अवेयरनेस, देन रिप्रोडक्शन, देन एडाप्टेशन, दीज आर द 5 थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर डिफरेंशिएटिंग द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना? इतना तो मैंने कह दिया। लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि वो जो फीचर्स है, कुछ ऐसे फीचर्स है which are present both in living and non-living worlds. There are certain features which are present both in living and non-living organisms, ठीक है? कुछ ऐसे फीचर्स है, there are certain features which are present both in living as well as in non-living organisms. उस फीचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आया ना बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर? The features which are present in both in living as well as in non-living organisms. और हमारा दूसरा फीचर्स क्या है? डेफिनेट फीचर्स, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं,
ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ऑलमोस्ट, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, जनरली इट इज फाउंड इन living organisms. The features which are generally found only in living organisms, उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेट फीचर्स ना। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ कौन सा फीचर है, डेवलपमेंट कौन सा फीचर है, ये सब देखेंगे हम लोग एक के बाद एक, और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा डेफिनेट फीचर है। ऑब्वियसली आई विल टेल यू दैट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज डेफिनेट फीचर. Obviously I'll tell you, but you please make an assumption before I'll tell you. Please make an assumption that yes, this is an definite feature और दिस इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ओके, इससे क्या होगा, पढ़ाई अच्छे से होगी, ठीक है. और अगर किसी को भी किसी भी पार्ट में, वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो फिर प्लीज मुझे प्लीज कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो फिर चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में. देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हमारे पहले टॉपिक, दैट इज ग्रोथ में. व्हाट इज ग्रोथ? अगर हम लोग बायोलॉजी के टर्म से, इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट बायोलॉजिकली, देन इट इज डिफाइंड एज द, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस in which increase in mass or increase in the cell number takes place. यानी कि mass से increase होगा, it will either increase by its mass और by the cell number. जिसी से भी increase हो, growth होना एकदम मतलब कंपलसरी है, होगा ही ग्रोथ, ठीक है. कैसे होगा? या तो सेल नंबर इंक्रीज होगा, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके, या फिर मास में इंक्रीज हो गया. मास में अगर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, वी विल ग्रो फैट, राइट, will grow fat, and if in cell number then we will grow in height, right. So mass मतलब या फिर मास में हो या फिर सेल नंबर में, किसी भी तरीके से ग्रोथ हो, लेकिन ये ग्रोथ ही है, ठीक है. आपका हाइट बढ़ना या फिर वेट बढ़ना, दोनों ही बढ़ना ही है. किसको किसी कोई भी चीज घट नहीं रहा है, ठीक है, दोनों ही चीजें बढ़ रहा है. बोथ द थिंग्स आर इंक्रीजिंग. सो इंक्रीज मींस ऑब्वियसली ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, ठीक है. तो फिर ग्रोथ विल आइदर टेक प्लेस इन केस ऑफ मास और बाय सेल नंबर. इतना तक तो आ गया ना क्लियरली समझ में. देखिए, ग्रोथ लिविंग में तो ऑब्वियसली हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वरना 5 साल की जब मैं उम्र थी तब भी जैसे रहती, आज भी उतना ही रहती नहीं हूँ ना, बड़ी हो गई हूँ, ठीक है. आप लोग भी देख सकते हैं, 5 साल पहले आप लोग क्लास 5-6 में थे, तब आप लोगों के दिमाग में नीट का प्रिपरेशन था ही नहीं, लेकिन नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू हैव ग्रोन अप, okay, you have grown up, you are very much conscious about your career, क्या बनना है, क्या करना है, कितना मार्क्स लाना है, ठीक है. ये जब हम लोग छोटे थे तब हमारे दिमाग में आता नहीं है, ठीक है. now we have grown up, so obviously living organisms do grow, okay. लेकिन 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 इसमें एक लेकिन है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है. कैसे, आप लोग पूछेंगे अभी, तो मैम कैसे करता है? जस्ट थिंक ऑफ अ माउंटेन, ओके, पहाड़ साइज में ग्रो होता है कि नहीं. चारों ओर से ऐसे डिपोजिशंस आ गए, लाइक यू नो स्नो गिर गए, पत्थर वगैरह, लैंडस्लाइड्स. सो accumulation of rocks, accumulation of stones, accumulation or deposition of snow ultimately leads to the increase of the mountains. है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है. So obviously non living things, mountains also grow. How? By the deposition of rocks, snow, ठीक है, sand, salt. So ये सब कुछ डिपोजिट होके माउंटेन्स डू ग्रो. लेकिन इस ग्रोथ का हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्रोथ अंदर से नहीं हो रहा है, ठीक है ना. दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस इंटरनली. इंटरनली माउंटेन्स के अंदर ऐसे ग्रोथ नहीं हो रहा है, माउंटेन्स के चारों ओर डिपोजिशन हो रहे हैं, इसीलिए माउंटेन्स का साइज बड़ा होता जा रहा है. अंदर से माउंटेन ऐसे ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, बाहर डिपोजिशन हो रहा है. सो this type of growth is termed as extrinsic growth. क्या कहेंगे हम लोग इसे? extrinsic growth, ठीक है बच्चों. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए झटपट.
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर लिख लीजिए जल्दी से। इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर से ग्रो कर रहा है, अंदर से ग्रो नहीं कर रहा है माउंटेन। ठीक है, अब ले लिया ना, लिख लिया ना। अब हम लोग जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है? by the chemical reactions, the molecules which are present in the cells, they are performing certain chemical reactions, and as a result of which the contents are increasing in our body. The internal contents of the cell, the tissue, the organism is increasing due to the chemical reactions which are taking place in our body. मतलब हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है? हमारा ग्रोथ अंदर से हो रहा है, बाहर कुछ ऐसे मिट्टी विट्टी डाल के हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, समझ में आ गया? इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है हमारा। अब यू जस्ट थिंक ऑफ इट, according to cell number the living organism has been classified into two groups. What are the two groups? एक है यूनिसेल्यूलर, है ना, जैसे कि एमीबा, बैक्टीरिया ऐसे वगैरह वगैरह, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एक सेल से जो बना हुआ है। और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर। दूसरा क्या है? मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि हम, मतलब एक से ज्यादा सेल से हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सेल से जो लोग बने हुए हैं उसको हम लोग कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। अब चलते हैं यूनिसेल्यूलर का ग्रोथ कैसा है, मल्टी सेल्यूलर का ग्रोथ कैसा है। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रोथ है। सो देखिए, यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल है। अब एक सेल तो मतलब सेल नंबर की इंक्रीज होगा, लेकिन वो होगा रिप्रोडक्शन। एक से दो जब होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। मतलब एक एमीबा एक सेल से ही बना रहेगा, वो दो सेल से नहीं बनता है, वो एक ही सेल से बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एक एमीबा, इफ दैट एमीबा डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस टू सेल्स, दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ये जो यूनिसेल्यूलर का ग्रोथ कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट इट इज literally associated with reproduction. मतलब increase in cell number, it is literally associated with reproduction. So growth मतलब यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, और हम लोग कह सकते हैं इसको लिटरली यू नो दे आर सेम, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होना। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव कहेंगे हम लोग। मैं बाएं तरफ की जो चीजें मैंने लिखी है वो अब मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना यूनिसेल्यूलर का, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव। मतलब ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक से दो सेल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ओनली। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज इन सेल नंबर, सो इट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में ऐसा क्या होगा? नहीं, हमारे यहाँ पर सेल नंबर का इंक्रीज होना का क्या मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन हो जाना? नहीं। सो यहाँ पर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are different process, they are not similar or they are not simultaneous. ठीक है, they are different process, so it will be mutually exclusive, they are not linked. ठीक है, समझ गए ना आप लोग? they are not linked, this is mutually exclusive, ये है mutually inclusive and this is mutually exclusive. so देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब कुछ ऐसे ग्रोथ है जैसे कि यूनिसेल्यूलर वाला ग्रोथ तो हम लोग समझ गए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सेम, दे आर साइमल्टेनियस, दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट, दे आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या सिर्फ एनिमल्स ही आते हैं? प्लांट्स नहीं आते? ऑब्वियसली आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों, दे बोथ फॉल इन द मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स का ग्रोथ पैटर्न अलग है, एनिमल्स का ग्रोथ पैटर्न अलग है। ठीक है, तो कैसे अलग है वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं जाऊंगी यहाँ पर
प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जल्दी से कर लीजिए। हो गया, ठीक है। फिर हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट, प्लांट और एनिमल में ग्रोथ पैटर्न्स कैसे होते हैं। देखिए एनिमल्स में तो हम लोग जानते ही है ग्रोथ पैटर्न्स कैसे है। एक वक्त आता है, एक टाइम स्पैन आता है जिसके बाद एनिमल्स ग्रो नहीं करते, मतलब ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डेवलपमेंट डज बट ग्रोथ स्टॉप्स। ग्रोथ एक वक्त पे आके रुक जाता है, जैसे कि 18 साल के बाद वी नो दैट वी विल नॉट ग्रो बाय हाइट, आवर हाइट विल नॉट ग्रो, ओके, आवर हाइट विल नॉट इंक्रीज, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट का क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। दे ग्रो टिल द लास्ट डेट ऑफ देयर लाइफ, अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसे करते हैं? वरना आज तो चांद पहुंच जाते शायद, ठीक है, उतना नहीं होता पर हाँ कुछ नियर अबाउट तो हो ही जाता। सो एनिमल्स दे ग्रो फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, सो दे ग्रो फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेट ग्रोथ। समझ में आ गया क्या है डेफिनेट ग्रोथ? मतलब एक वक्त पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। whereas in case of plants they grow for indefinite period of time, अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक ग्रोथ होगा इनके शरीर में, ठीक है। और this type of growth is called indefinite growth, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इनडेफिनेट ग्रोथ। तो डेफिनेट ग्रोथ क्या है, इनडेफिनेट ग्रोथ क्या है, फटक से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी हो। लिख लिया? अब हम लोग देखेंगे, जरा मुझे बताइए ये जो ग्रोथ हमने क्या देखा, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है ना। सो ये तो किसी एक का तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग का हुआ या फिर सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग का है कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते, है कि नहीं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग एग्जिबिटेड इन बोथ living as well as non-living organism. So growth is a characteristic feature. Growth को हम लोग क्या बोलेंगे? It is a characteristic feature. It will not be a definite feature. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो देखिए हम चले जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन में। What is reproduction? Reproduction is a process of multiplication of the organism. So it's a process of multiplication of the organisms, but of its own kind. मतलब this is a process in which the number of organisms are increasing. पर कैसे? हाउ? एक कुत्ता एक कुत्ते को जन्म देगा, एक बिल्ली को जन्म देगी, एक ह्यूमन बीइंग से मतलब तैयार होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच the organisms, the number of organisms are increasing. So multiplication of the organisms of its own kind, अपने स्पीशीज का ही ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रोड्यूस करके जन्म देगी, ठीक है ना। नाउ रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग पार्ट्स देखेंगे, पार्ट्स मतलब लिविंग या नॉन लिविंग में, सो कभी देखा है किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हुए? Does ever you see that a chair is producing another chair, this marker is producing another marker, this board is producing another board? कभी देखा है ऐसे?
कभी नहीं देख सकते यार, कभी नहीं हो सकता ऐसा, मतलब अगर ये हो गया तो फिर चमत्कार हो ही नहीं सकता. सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विल नॉट रिप्रोड्यूस, दे विल नेवर एवर रिप्रोड्यूस. ओके, now come to the living organisms. Do they reproduce? Yes, of course we do reproduce. इसीलिए तो हमारे बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सैपलिंग, सीडलिंग्स वगैरह वगैरह. ठीक है, so living things obviously they do reproduce. Now यहाँ पर जो living things होते हैं ना, इनका reproduction का दो types होते हैं, दो जरिया होते हैं. क्या क्या है वो types में देखेंगे हम लोग. First of all is asexual reproduction. Another one is the sexual reproduction. ठीक है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट्स. क्या कहते हैं, गैमेट्स. दे फॉर्म, गैमेट्स फॉर्म, गैमेट्स तैयार होते हैं और वो फ्यूज होके एक नया बच्चा क्रिएट करते हैं. लाइक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दे फ्यूज टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस द न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसको फ्यूज होने से पहले क्या होना पड़ता है, फॉर्म होना. सो गैमेट्स डू फॉर्म. ठीक है, लेकिन असेक्सुअल में ऐसे गैमेट्स तैयार होते ही नहीं. गैमेट do not form. गैमेट्स होते ही नहीं है. ठीक है, फॉर्म ही नहीं होते तो फिर फ्यूज करने की बात कहां से आती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट द ऑफस्प्रिंग यानी कि डॉटर सेल. ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा. ओके, the daughter cell which are being produced from the mother cell, that will be the exact replica of the mother cell. मतलब mother cell और daughter cell में कोई फर्क नहीं होगा. देखिए, ये अगर एक amoeba होता है तो फिर it will give rise to two daughter amoeba. Now these two daughter amoeba will be the exact copy of its mother. ठीक है, सो दे आर लाइक इस एग्जैक्ट कॉपी, इस एग्जैक्ट कार्बन कॉपी का हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में क्लोन्स कहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दे आर एग्जैक्ट सेम. यहाँ पर डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट सेम विथ देयर मदर सेल. ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ऐसा होता है, नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग गैमेट्स आ रहे हैं. सोच लीजिए बच्चों, दोनों अलग गैमेट्स, एक पापा का एक मम्मी का, दोनों अलग गैमेट्स आ रहे हैं. वो लोग फ्यूज कर रहे हैं, मतलब आधा मम्मी का कैरेक्टरिस्टिक्स, आधा पापा का कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों मिल रहे हैं तभी हम लोग बन रहे हैं. ठीक है, तो फिर आधा मम्मी का गुण मिलेगा, आधा पापा का गुण मिलेगा, तो फिर 100% हम लोग किसी का कॉपी नहीं बन रहे. वी आर अ मिक्सचर ऑफ देम. ठीक है, हम उन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वी आर नॉट क्लोन्स. नो क्लोन्स फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या वेरिएशन होगा. ये तो एग्जैक्ट क्लोन बन रहा है. दीज डॉटर सेल्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मदर सेल्स. सो यहाँ पर क्या वेरिएशन होगा, मतलब वैराइटीज क्या होंगे, नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट क्लोन है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है. तो कहां से आएगा वेरिएशन, सो नो वेरिएशन, कोई वैराइटीज नहीं होगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोच लीजिए, क्या हम लोग क्लोन बन रहे हैं, आर वी द क्लोन्स ऑफ आवर पेरेंट्स, नो, वी आर क्रिएटिंग वेरिएशंस. हमारे अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं. हमें मम्मी का आधा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, पापा का आधा कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक नया ऑर्गेनिज्म, नए कैरेक्टरिस्टिक से भरे हुए एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं. तो हमारे अंदर वेरिएशंस हो रहा है. सो वेरिएशंस इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो रहा है. असेक्सुअल, आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब एब्सेंट, मतलब एब्सेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमेट्स वगैरह कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ भी नहीं हो रहा है, वही कहेंगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ में आ गया ना बच्चों. तो फिर जल्दी से इसका नोट्स बना लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से. हो गया. अब हम लोग देखेंगे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है.
मैं इसको रब कर दे रही हूँ बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है देखेंगे हम लोग। म्यूल, खच्चर कहते हैं जिसे, ठीक है। म्यूल, वर्कर हनी बी, ठीक है। म्यूल जो होता है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वर्कर हनी भी होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। म्यूल सारा काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन 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 रिप्रोडक्शन नहीं करता है। दे कांट do reproduction because they are not able, they are not capable of performing the reproduction, ठीक है। हनी बीज भी ऐसे, वर्कर हनी बीज, सिर्फ ड्रोन और क्वीन हनी बी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वर्कर हनी बी नहीं कर सकते। वो बाकी सारा काम करेगा, बी हाइव का काम, खाना ले ढूंढ के लाना, मतलब क्वीन का ख्याल रखना, लार्वास का ख्याल रखना, सब कुछ करेगा, क्लीनिंग ऑफ बी हाइव, फूड लाना, सब कुछ करेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेराइल। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल मतलब दोज हु आर नॉट केपेबल टू परफॉर्म reproduction, the organisms who are not capable to perform reproduction, ऐसे organisms को हम लोग बोलेंगे sterile. Whereas on the other hand the organisms which are capable to perform reproduction, वैसे organisms को हम लोग क्या बोलेंगे? fertile कहेंगे। क्या बोलेंगे? fertile, ठीक है। तो fertile का उल्टा होगा sterile और sterile का उल्टा होगा fertile, ठीक है। So these organisms they are sterile, that means they are not able to perform reproduction. That means ये living organism भी है, ये reproduction कर भी नहीं पा रहा है, मतलब non living organism तो obviously reproduction नहीं कर पा रहा था। living organisms का क्या खासियत था कि वो reproduction कर सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ ऐसे organisms है those who cannot perform reproduction, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। क्योंकि अगर पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड रिप्रोड्यूस कर पाता तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर होता, लेकिन देखिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर पे जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग का फंक्शन हो गया ना, रिप्रोड्यूस ना कर पाना, ये तो लिविंग का फंक्शन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। चलिए हमारा तीसरा पार्ट आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड और वी कैन सी इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन टू गिव अस एनर्जी। उसी एनर्जी का यूज करके मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं? तुम लोग मेरा पढ़ाई सुन रहे हो, मेरा मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब कुछ सुन रहे हो, है कि नहीं? तो इस काम के लिए, इस चीज के लिए हमें एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये एनर्जी हमें मिल कहाँ से रहा है? खाना से। खाना क्या वैसी एनर्जी दे देगा? नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पीट पीट के ऐसे तोड़ना पड़ेगा, और ये जो तोड़ के मरोड़ के पीट के जो हम लोग एनर्जी ला रहे हैं, उसी एनर्जी को हम लोग यूज करके ये सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारा डेली का फंक्शन है वो सब कुछ कर रहे हैं। सो फिर मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ एवरी रिएक्शंस दैट इज ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस taking place in our body, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको बस ऐसे टोटल करके अगर हम लोग देखेंगे तो फिर दैट विल बी मेटाबॉलिज्म। कैसे इसका सम टोटल रिएक्शंस हो रहा है, मतलब कैसे हम लोग इसका टोटल क्यों बोल रहे हैं, ये सम टोटल वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट में हम लोग जाएंगे अभी। तो पहले देख लीजिए मेटाबॉलिज्म, अगर लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हम लोग तोड़ लेंगे इसको, तो फिर क्या देखेंगे? पहले सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, कभी नॉन लिविंग चीज को कभी देखा है खाना खाने के लिए? नहीं देखा है ना?
देखेंगे भी नहीं क्योंकि ये अननेचुरल है, ठीक है। सो नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता नहीं है, इसलिए इसमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। आई ना बात समझ में? खाना नहीं खाते, फूड डाइजेशन आएगा कहाँ से? फूड डाइजेशन नहीं होगा तो फिर एनर्जी की कोई बात ही नहीं होगी, एनर्जी की बात नहीं होगी तो फिर मेटाबॉलिज्म का क्या लेना देना है? इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो होता ही नहीं है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वी डू ईट फूड, राइट? आई एम अ वेरी गुड फूडी, ठीक है, मैं बहुत खाना खाती हूँ। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स they do eat, and when they do eat those food are being broken down, ठीक है। क्यों ब्रोकन डाउन हो रहा है भाई? खाना खाने के बाद उसको तोड़ना मरोड़ने की क्या जरूरत है? ताकि हम लोग एनर्जी पा सके, ठीक है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें देगा हमारा खाना, और खाना तो ऐसे देगा नहीं मुफ्त की एनर्जी, उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए तोड़ते मरोड़ते हैं इसको। तो जब तोड़ना मरोड़ना खत्म हो गया तो फिर हम लोगों को मिलता है एनर्जी। तो ये तोड़ने मरोड़ने का जो प्रोसेस है ये दोनों क्लास में डिवाइडेड है। क्या क्या है? एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मतलब कुछ नया चीज तैयार हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। कैटाबॉलिज्म मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, देखिए जब हम लोग खाना खा रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं तो फिर वो किस में पड़ा? कैटाबॉलिज्म में। किस कैटेगरी के अंदर आ गया? कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वो तोड़ रहा है, तोड़ के एनर्जी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब तोड़ के जो एनर्जी फॉर्म हो गया उससे तो हम लोगों ने हमारा काम तो कर लिया, लेकिन उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहा है? हमारे सेल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और एक्यूमुलेट करने के बाद क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ नया चीज तो ऑब्वियसली बन रहा है ना, इसीलिए तो ग्रोथ हो रहा है। तो फिर वो जाएगा एनाबॉलिज्म कैटेगरी में। तो देखिए एक खाना तोड़ के हमें मिला एनर्जी, ठीक है, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारे बॉडी सेल्स टिश्यूज का ग्रोथ हो रहा है, वो आ रहा है एनाबॉलिज्म कैटेगरी में। और ये जो खाने को हमने तोड़ दिया, तोड़ के मरोड़ के मतलब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल लिए इसके, वो जो खाना तोड़ना मरोड़ने का जो प्रोसेस है वो जाता है हमारे कैटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। तो फिर एनाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब ये कुछ कर रहा है, कुछ नया फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कुछ तोड़ रहा है, ये नया चीज फॉर्म कर रहा है, और कैटाबॉलिज्म तोड़ रहा है, फॉर्म तोड़, इसका जो सम टोटल है इसी को हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और इसी के जरिए हमारा खाना डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इजीली हो रहे हैं, और हमारे जो एनर्जी है वो भी हम पा रहे हैं, और इसी से हम लोग अपना डेली का एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। झटपट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स ले लीजिए बच्चों। सो हो गया। अब ये बताइए ये जो मेटाबॉलिज्म है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर? ऑब्वियसली इट इज अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट इज नॉट found in the non-living, it is one and only found in the living organism, so obviously it is a defining feature, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अवेयरनेस यानी कि सेंसिटिविटी में, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? यानी कि आप किसी चीज से अवेयर हो रहे हो, ठीक है। अब किसी चीज से क्यों अवेयर हो गए? जब आपको कुछ सिग्नल मिलेगा, यानी कि कुछ स्टिमुलस आएंगे। सो अवेयर अब कब हो गए? जब व्हेन यू आर रिसीविंग एनी स्टिमुलाई, ठीक है, व्हेन यू आर रिसीविंग एनी स्टिमुलाई तब आपको सेंसिटिविटीज होंगी, यानी कि अवेयरनेस आएगी, ठीक है। स्टिमुली अगर आप में जाएगी तो फिर सेंसिटिविटी आएगी, ठीक है। सेंसिटिविटी के बाद आएगा हमारा रेस्पॉन्स यानी कि रिएक्शन, ठीक है। स्टिमुलाई लाइक यू आर हैविंग एन आइसक्रीम, दांत में झंझनाहट होती है, और फिर किसी दोस्त ने थप्पड़ मार दिया, कितना गुस्सा आता है। सो थप्पड़ मारना यानी कि आइसक्रीम का खाना, आइसक्रीम जो हम लोग खा रहे हैं या फिर दोस्त हमें थप्पड़ मार रहे हैं, दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर स्टिमुली। और दोस्त थप्पड़ मारने के बाद जो गुस्सा आ रहा है दैट इज द सेंसिटिविटी। आइसक्रीम खाने के बाद जो झंझनाहट महसूस होता है दांत में, दैट इज द सेंसिटिविटी,
ठीक है। अब उसके बाद या तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा यू नो वी आर वेरी ग्रीडी लाइक मी, ऑब्वियसली आई विल कंटिन्यू टू हैव द आइसक्रीम, आई विल नॉट थ्रो इट आउट। लेकिन अगर तुम लोग मेरे जैसे नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली आई थिंक दैट यू विल जस्ट थ्रो इट आउट और यू विल गिव इट टू समवन एल्स। पर मुझे यकीन है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे भी गए होंगे, यू आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम मी, तुम लोग भी वही खाओगे जितना भी कष्ट हो जाए। अब देखो ये जो सेंसिटिविटी हुआ है उसके बाद भी मैं खा रही हूँ, दैट इज माई रेस्पॉन्स। या फिर मैंने किसी को दे दिया, दैट इज माई रेस्पॉन्स। दोस्त ने थप्पड़ मारा, मुझे बहुत गुस्सा आया, तो उसके बाद तो वो ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से पिटेगा। सो जब पिट रहा है बहुत बुरी तरह से, दैट इज द रेस्पॉन्स। समझ में आ गया ना? तो ये जो स्टिमुलाई है दैट इज द सिग्नल। ठीक है। अब ये सिग्नल, ये जो सिग्नल है ना, दिस सिग्नल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, किसी भी फॉर्म में आ सकता है सिग्नल। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग अगर नॉन लिविंग में देखें, नॉन लिविंग में कोई सेंसिटिविटी, कोई अवेयरनेस काम नहीं करता है। ठीक है। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही काम करता है। ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहा है इसको हम लोग देखेंगे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे काम कर रहा है। ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे काम, अब यूनिसेल्युलर में हमने अमीबा का नाम सुना है, राइट? वी हैव हर्ड ऑफ दिस नेम, वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस नेम। अब जब अमीबा का क्या काम होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना। ठीक है। उनका एक ही काम होता है, रिप्रोडक्शन करना। अब जब कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस आ गया है, लाइक बहुत टेम्परेचर है या फिर बहुत ही कम वाटर अवेलेबिलिटी है, तब क्या होता है, उनको वो सेंस हो जाता है, दैट इज द सिग्नल, वही होता है स्टिमुली, वो उनको सेंस हो जाता है। ठीक है कि अब तो टेम्परेचर यानी कंडीशन बहुत खराब है भाई, अब चुपचाप बैठे रहो। तो अब उसमें उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो इन अनफेवरेबल कंडीशन दे कांट परफॉर्म रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, दे विल क्रिएट अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड देम। ठीक है। एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट कर लेंगे, 3 लेयर्ड वॉल अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रोटेक्टिव वॉल को हम लोग कहेंगे सिस्ट। ठीक है। और सिस्ट के अंदर ऑब्वियसली ये अमीबा है, ये जो न्यूक्लियस है, अब ये क्या होगा, सिस्ट के अंदर ये न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारा न्यूक्ली प्रोड्यूस कर लेगा और इसी से होगा वो अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर ही वो रिप्रोडक्शन कर चुका है। ठीक है। अब जो फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट मतलब रप्चर हो जाएगा और ये जो सारे जो अमीबास फॉर्म हो रखे हैं यहाँ पर अंदर, वो बाहर आ जाएंगे। तो देखिए सिस्ट के अंदर भी इन्होंने रिप्रोडक्शन कर ही डाला, उनका एक ही काम है रिप्रोडक्शन करना। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वॉल, एक लेयर क्रिएट कर लिया था ताकि वो लोग उसके अंदर रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे मल्टी सेलुलर में। कहां पर जाएंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस, कुछ फेवरेबल कंडीशंस आते हैं। लाइक फिशेस डोंट रिप्रोड्यूस इन एनी ऑफ द अदर सीजन्स एक्सेप्ट रेनी सीजन, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। मॉनसून में लाइक डॉग्स, कुत्ते, दे रिप्रोड्यूस इन रेनी एज वेल एज स्प्रिंग सीजन। सो देखिए कितना फेवरेबल कंडीशन आ रहा है, इसीलिए वो लोग मतलब उनके हिसाब से, उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से दे विल रिप्रोड्यूस। ठीक है ना? कितना लाइट मिल रहा है, कितना टेम्परेचर मिल रहा है, इसके हिसाब से दे विल रिप्रोड्यूस। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हु आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर, जो सारे साल में रिप्रोड्यूस नहीं करते, बस कुछ सीजन में रिप्रोड्यूस करते, उस ऑर्गेनिजम्स को वी टर्म इट सीजनल ब्रीडर्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है। जैसे कि फिशेस, डॉग्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो देखिए इनमें अवेयरनेस है, इनमें सेंसिटिविटी है, वो सेंस कर सकते हैं कि अब ये सीजन आ चुका है, नाउ ही कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इनको सीजनल ब्रीडर्स बोल रहे हैं और इसीलिए देखिए अवेयरनेस है, इसीलिए तो सीजनल ब्रीडर्स है। तो अब मुझे यह बताइए कि ये अवेयरनेस क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग? ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर। ठीक है ना? तो अब हम लोग जाएंगे हमारे लास्ट पॉइंट पे।
देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब एडाप्ट करना, किसी भी चीज में किसी भी एनवायरनमेंट में एडाप्ट कर पाना। सो देखिए यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस, यूजफुल होना चाहिए वो चेंजेस, जो चेंजेस हमारे अंदर हो रहा है। इनहेरिटेबल होना चाहिए। इनहेरिटेबल मतलब कि वो सिर्फ चेंजेस मुझ में हो ये नहीं है, मेरे साथ साथ मेरा ऑफस्प्रिंग में भी जाना बहुत ज़रूरी है। सो दोज चेंजेस मस्ट बी यूजफुल, मस्ट बी बेनिफिशियल टू अस, एंड दोज चेंजेस मस्ट बी इनहेरिटेबल टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। वो चेंजेस किस किस में चेंजेस होगा? इन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरली एंड बिहेवियरली उस ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस विच अलाउज देम टू सस्टेन, मतलब जिंदा रहने के लिए, टू सस्टेन इन दैट environment, which allows them to sustain in that environment। मतलब कुछ changes जो बहुत useful है, जो inheritable है, मतलब मुझसे मेरे बच्चों तक जाएंगे, ठीक है, मुझ में ही रहेंगे ये सिर्फ नहीं है, मेरे बच्चों तक जाना बहुत ज़रूरी है। inheritable changes जो मेरे structure में हो रहा है या फिर मेरे behavior में हो रहा है, that is allowing us, हमें उस एनवायरनमेंट में, उस क्रूशियल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की जो मतलब क्षमता, जो एबिलिटी देता है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, अब जो ये अडेप्टेशन है ये दोनों टाइप का होता है, एक है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन मतलब बस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए। लॉन्ग टर्म जो है ना वो बहुत दिन तक चलता है, वो चलता ही नहीं है। अगर वो मेरे अंदर ठीक से अडाप्ट हो गया तो फिर ऑब्वियसली वो इनहेरिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, हमारा लास्ट पॉइंट भी खत्म हो गया। एडेप्टेशन कभी सुना है नॉन लिविंग थिंग्स को होते हुए? नहीं होता है। सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने कर लिया हमारा फर्स्ट चैप्टर, नीट का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, नीट का फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था ये, हमने इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया। बहुत ही इजी वाला चैप्टर था, इसमें बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम आपके साथ, आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, अच्छा भी लगा है, तो भी शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उन लोगों को बोलना कि देख ले। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो फिर डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और इसके बावजूद यू कैन फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम पेज एंड माय फेसबुक पेज। मैं अगले हफ्ते, अगले दिन एक नया वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी।